नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की व्यवस्था जारी। बता दें, अनुसूचित जाति के लिए 22 जिलों के आरक्षित, अनुसूचित जाति 6 महिला 16 पुरुष के लिए आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित और ओबीसी महिला 7 और पुरुष के 13 पद के लिए आरक्षित। तो फिर आपको ये भी बता दें कि महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित किए गए। 27 जिलों में अनारक्षित व्यवस्था लागू, जहां 15 मार्च 2021 तक आरक्षण की व्यवस्था पूरी होगी। तो ग्राम प्रधानों के लिए ये 20,268 पद अनारक्षित है। बता दें, 9,739 महिला सीट, 15,712 ओबीसी और 12,045 एससी, 330 एसटी के लिए रिजर्व किए गए। बता दें, ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित, 113 महिला, 223 ओबीसी और 171 एसटी, जबकि पहली बार 5 पद एसटी कैटेगरी के लिए हैं। कुल 5 जिस तरीके से कुल पद आए, तो अगर कुल लोगों की बात करें तो 58,194 ग्राम पंचायतों में प्रधान के लिए, महिलाओं के लिए 19,659 पद आरक्षित। 2015 के निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 15,80,000 थी। 2021 में जब हम अभी चुनाव कराने जा रहे हैं तो अभी ये संख्या 15,20,000 है, यानी लगभग 60,59,000 जो आबादी का क्षेत्र नगरीय 60 लाख 15 करोड़ 80 लाख हुआ करता था 2015 में, अब वो 15 करोड़ 20 लाख है। तो 60,59,000 आबादी शहरों में चली गई है, जो नए 565 ये शहर बनाए गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि वार्डों में और सीटों में क्या परिवर्तन हुआ है। मैं कुल बता देता हूं आपको। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है, क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है। पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है। पहले 59,074 पे निर्वाचन कराया गया था 2015 में, इस बार 58,194 पर निर्वाचन कराया जाएगा। संवाददाता एसके वाजपेयी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की व्यवस्था जारी है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण व्यवस्था जारी कर दी गई, जिसमें अगर हम बात करें जिला पंचायत सदस्यों की, तो जिला पंचायत सदस्यों में जो अनारक्षित पद हैं वो 27 हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आरक्षण जारी कर दिया, जिसमें 48 सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 22 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है, महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित है। वही अगर हम ग्राम प्रधानों की बात करें तो जहां कुल पदों की संख्या 20,268 है, वही महिलाओं के लिए 9,739 महिला सीट हैं और साथ ही साथ ओबीसी के लिए 15,712 पद आरक्षित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एससी के लिए 12,045 पद है जो आरक्षित हो गए हैं। वहीं अगर ब्लॉक प्रमुखों के लिए बात करें तो 826 कुल पदों में 314 पद अनारक्षित हैं, बाकी 113 महिला है, 223 ओबीसी है और 171 एससी के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है, जिसमें 15 मार्च से ये व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे वो इसी व्यवस्था के आधार पर होंगे, जिसके बाद आज ये सूची तैयार करने के बाद सूची पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह सूची भेजेगा और इस सूची के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था होगी, जिसके बाद कहीं न कहीं इसी व्यवस्था के तहत ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो एक तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं पंचायत चुनाव को लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि 30 अप्रैल से पहले इन सभी चीजों को पूरा करना है और चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था है वो लागू कर दी है। यह आरक्षण व्यवस्था चक्रानुक्रम के अनुसार होगी और यह चक्रानुक्रम किस तरीके से होगा उसकी व्यवस्था जारी कर दी गई है सभी जिलाधिकारियों को, जिसके बाद ये व्यवस्था 15 मार्च से सभी जिलों में लागू हो जाएगी। जो चुनाव प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में होगी अब वो इसी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर होगी। आरक्षण व्यवस्था तो अब जारी है, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी। अगर हम अन्य इंतजामों की बात करें तो उनके बारे में क्या जानकारी है?
बिल्कुल, अगर हम ये चूंकि जो आरक्षण व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी होनी थी, वहीं अगर हम मतदाता पुनरीक्षण की बात करें तो 22 जनवरी को ही चुनाव आयोग की तरफ से पूरा हो चुका है। साथ ही साथ में जो परिसीमन का काम था वो 28 जनवरी को पूरा हो चुका है। तो चुनाव आयोग ने भी जो अपना हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था उसमें ये चीजें बताई थी। केवल उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण व्यवस्था मिलने के बाद वो अपनी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। अब आरक्षण व्यवस्था के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आज हो गए हैं। इसके बाद अब चुनाव आयोग इन सारी चीजों में आगे बढ़ेगा क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हैं और अब सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के लिए जहां आचार संहिता लगेगी और उसके साथ ही में बाकी जो बूथ सिलेक्शन है या बाकी जो स्थानीय स्तर पर जो तैयारियां सुरक्षा समेत मतदान केंद्र बनाने के, वो सारी तैयारियां अब चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। जी ठीक है, आप इसके हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कितने पद आरक्षित और अनारक्षित है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 27 पद अनारक्षित, 12 महिला, 27 ओबीसी, 16 एससी में आरक्षित किए गए। तो ये पंचायत अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके लिए जो पद अनारक्षित है उनकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दे रहे हैं, जिनमें जानकारी दे तो 12 महिला और जिस तरीके से 27 पद अनारक्षित है उसमें 12 महिला और साथ ही साथ 27 ओबीसी और 16 एससी में आरक्षित किए गए। तो जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की व्यवस्था जारी है। बता दें, अनुसूचित जाति के लिए 22 जिले आरक्षित किए गए। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम कोशिशें, तमाम तैयारियां पूरी होती नजर आ रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं लगभग अब पूरी होती नजर आ रही हैं। वहीं सीएम योगी ने घरौनी प्रमाण पत्र बांटे हैं। बता दें, प्रमाण पत्र मिलने से अपने घर के मालिक बन चुके हैं ग्रामीण। प्रमाण पत्र देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना में प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। लोगों को योजनाओं से लाभ भी मिल रहा है। जमीन के कागज नहीं होने से दिक्कत होती थी, प्रमाण पत्र के जरिए अब लोन भी मिल सकेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्वामित्व योजना से सभी को लाभ मिलेगा। तकनीक के महत्व को समझना होगा। तो आज ग्रामीण अपने घर के मालिक बन गए। बता दें, घरौनी प्रमाण पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो प्रमाण पत्र के जरिए इन लोगों को लोन भी मिल सकेगा। वहीं स्वामित्व योजना के लाभ के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा। तकनीक के महत्व को समझना होगा। तो इस दौरान सीएम योगी की कौन सी वो बड़ी बातें रही, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। स्वामित्व योजना से गरीब को पुश्तैनी जमीन का मालिकाना हक होगा। स्वामित्व योजना से गांव को फायदा होगा। गांवों में जमीन विवाद खत्म हो सकेंगे। 11 जिलों को 1001 गांवों को योजना से फायदा होगा। योजना के तहत 1,57,000 लाभार्थियों को घरौनी मिलेगी। जीवन में तकनीक का महत्व समझना होगा। ऑनलाइन डिजिटल खसरा की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सभी लेखपालों को लैपटॉप, मोबाइल फोन दे चुके हैं। ऑनलाइन खसरे में कई तरह के विवरण रहेंगे। ऑनलाइन खसरे का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से
वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 के 75 जनपदों में प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। हम पूर्व में ऑफलाइन खसरे में 21 स्तंभ थे, इसके स्थान पर अब 46 स्तंभों को पूरी तरह ऑनलाइन नवीन डिजिटल खसरे के माध्यम से आज इसका शुभारंभ किया। और अयोध्या को पर्यटन और मेगा सिटी बनाने में जुटी है योगी सरकार। बता दें, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए ग्लोबल कंसल्टेंट तय किया गया। बता दें, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया के शहरों को खूबसूरत बनाने वाले विशेषज्ञ इसका डिजाइन बनाएंगे। तो ग्लोबल कंसल्टेंट LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। LEA के साथ L&T और CP कुकरेजा कंसोर्शियम पार्टनर भगवान राम नगरी की भव्यता के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ है। अयोध्या को मेगा सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर सीएम योगी काम कर रहे हैं। कनाडा के LEA एसोसिएट्स बनी है। बता दें, अयोध्या के विकास की कंसल्टेंसी एजेंसी अयोध्या का पूर्ण विकास, नगर नियोजन, पर्यटन, सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। तो कंपनी अयोध्या स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए बिडिंग की गई है। अयोध्या के 84 कोसी मार्ग तक ढांचागत पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। टाटा समेत 7 कंपनियों ने बिड डाली थी। धर्मनगरी के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत बिडिंग हुई। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 26 दिसंबर 2022 को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किया था प्रकाशित। आज अयोध्या के समग्र विकास की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की और शासन की है, उसके अनुसार हम लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा माध्यम से और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के माध्यम से आवास विभाग के सारे संरक्षण में एक बिड फ्लोट करके एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट का चयन किया गया है। और इस कंसल्टेंट का जो टास्क है उसमें 3 तरह के कार्य हैं। मुख्य रूप से उनको एक विजन डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, जिसके माध्यम से ये हम तय कर पाएंगे कि अयोध्या के विकास का लक्ष्य क्या है, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ही सभी तरह की विकास की परिकल्पनाएं समाहित हों, इसका प्रयास किया जाएगा। और खबर दिल्ली से, जहां रिंकू का मर्डर केस में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, 5वें आरोपी ताजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू के परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है। 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन 5वें आरोपी ताजुद्दीन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी से ये खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां रिंकू मर्डर केस में 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, बीजेपी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रिंकू का मर्डर हुआ था, जिसमें 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 5वें आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई, परिजनों और पुलिस का अलग ही अलग कहना है। पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान रिंकू और कुछ लड़कों में लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान हत्या कर दी गई, लेकिन परिजनों का कहना है कि रिंकू राम भक्त था, राम भक्ति में नारे लगाया करता था और उसी को चलते ये विवाद हुआ, जहां गैर समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी।
ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी पांचों की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसमें तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। कोई झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। नहीं। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। मामला आज सुबह मुझे लगभग 9 बजे मेरे पास फ़ोन आया, काफ़ी सारे फ़ोन आने लगे कि कुछ लोगों ने जो गली में रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने घर में घुस के चाकू, एक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं रिंकू शर्मा, जिनकी किसी बात पे पहले काफ़ी समय पहले भी एक इसमें कोई झगड़ा हुआ था, जय श्री राम का नारा लगाने पे, जय श्री राम का नाम लेने पे कोई झगड़ा हुआ। तो पहले इस बात का हमें पता चला था, तो ये बात वैसे ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन कल ये मसला इतना बढ़ गया कि वो घर में घुसकर, जो अपराधी हैं घर में घुसकर रात को 11 साढ़े 11 बजे बैल बजाते हैं और कुंडी खुलवाते हैं। उनके पापा जो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर घुस के उसमें जो अपोजिशन जो पार्टी है सारे लोग घर में घुस जाते हैं और चाकुओं से लड़के को गोद देते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुरादाबाद के बिलारी में किसानों की महापंचायत। बता दें, किसान महापंचायत में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत शामिल हुए। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। तो बता दें, कृषि कानून के विरोध में ये महापंचायत का आयोजन किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उस वक्त की जब बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता अंकित शर्मा ने नरेश टिकैत से खास बातचीत की है, सुनिए। मुरादाबाद महापंचायत इस समय बिलारी में मौजूद हैं और बिलारी में नरेश टिकैत जी, जो कि जिनका सुबह से इंतजार जनता कर रही थी, यहाँ के किसान कर रहे थे, इस समय हमारे बीच हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे और किन मुद्दों को लेके यहाँ पे आज यहाँ पंचायत करी गई है। नरेश जी, आज यहाँ महापंचायत है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? तो इस तरह की तो पंचायत रोज की कई हो रही। सरकार का जो जिद्दी रवैया है, सरकार ने किसानों को इस तरह से मजबूर कर दिया पंचायत करने के लिए। तो हमारे पास इसके सिवा, पंचायत करने के सिवा और तो कोई रास्ता नहीं। हम यही चाह रहे, बातचीत सरकार या जिद्दी रवैया छोड़ दे और एक अच्छे शासक की तरह जनता तक बात करे, जनता की जो समस्या है इसका समाधान करे। इन्होंने तो इस तरह का वो कर दिया, कोई भी ना बोल रहे इस सरकार के सामने, कोई भी अपनी आवाज़ ना उठावे, सबकी आवाज़ दबाना चाह रही। तो इस तरह की बात नहीं चाहती। आज़ाद भारत है, इसमें अच्छी तरह की बात चाह होने, सबकी जो समस्या है उनकी समस्या सुने। आज हम यही कह रहे भाई, कृषि प्रधान देश है, इसमें किसान को नुकसान हो रहा है, घाटे का सौदा। आज सर्वजातीय मंच है यहाँ, कोई किसी एक बिरादरी का नहीं, सब आ रहे, कोई किसी पार्टी का नहीं, किसी उसका नहीं, सब इकट्ठी लड़ाई लड़ रहे किसानों की। तो हम तो यही चाह, सरकार बात अच्छी तरह से सुने और इसका समाधान करे। अगर ये कृषि बिल कानून वापस नहीं होता है, सरकार वापस नहीं लेती है, इसके बाद आपका निर्णय क्या होगा? नहीं, बाद का तो फिर देख के जाएगी, बाद का कुछ नहीं, भी तो चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा मामला। अभी ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा, इससे भी ज्यादा चलेगा। जैसे कि नरेश टिकैत ने इस समय कहा कि जो कि आंदोलन इनका चल रहा था और लगातार ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, मुरादाबाद। खबर लखनऊ से, जहां राजधानी में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। बता दें, नवजात शिशु के शव मिलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। क्वीन मैरी अस्पताल के बाहर सड़क पर नवजात शिशु का शव पाया गया। बता दें, खून से लथपथ कपड़े में
ये नवजात का शव था। राहगीर बने इस दौरान मूक दर्शक, यहां पर शव को देखने के लिए राहगीर मूक दर्शक बने रहे। शव को देखने के बाद भी इन राहगीरों ने नजरअंदाज किया है। लखनऊ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें यहां से, जहां क्वीन मैरी अस्पताल के बाहर सड़क पर नवजात का जो शव पाया गया उसको लोग देखते रहे, नजरअंदाज कर दिया। और लखनऊ से ही खबर, जहां स्टंटबाजों को यूपी पुलिस का खौफ कतई नहीं है। बता दें, स्टंटबाजों का नया अड्डा घंटा घर के आसपास का मैदान बन गया है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर गाड़ियों से करतब दिखाते नजर आते हैं ये स्टंटबाज, जहां किसी बड़े हादसे का इंतजार करती हुई नजर आ रही है ठाकुरगंज थाना पुलिस। स्टंटबाजों पर कोई भी कार्रवाई ही नहीं कर रही है ठाकुरगंज थाना पुलिस। बता दें, ठाकुरगंज थाना पुलिस यहां नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। जहां आपको यह भी बता दी कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के सतखंडा चौकी के घंटाघर का यह मामला। वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्टंटबाज अपनी हरकतें करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यूपी पुलिस का कोई खौफ ही इनमें नजर नहीं आ रहा है कि अगर पकड़े जाते हैं तो इनके साथ क्या होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। कोई भी घटना इस वक्त घट सकती है। इनमें ना तो पुलिस का खौफ, ना ही इस बात का खौफ कि कोई घटना इनके साथ घटित हो जाए। कानपुर देहात से खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें, 15 लाख रुपए की 310 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। अवैध शराब के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां डीसीएम में भरकर यह अवैध शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने हरियाणा से बिहार जा रही ये अवैध शराब पकड़ी है। तो 310 पेटियां बताई जा रही है, 15 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। हरियाणा से बिहार जा रही थी अवैध शराब, पुलिस ने इसको जब्त किया है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। 15 लाख रुपए की 310 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई है। डीसीएम में भरकर अवैध शराब जा रही थी, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। हरियाणा से बिहार के लिए यह अवैध शराब भेजी जा रही थी। पुलिस ने यहां तत्परता